अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो कल हमने आखिरी एग्जांपल की है 4, इसको रिवाइज कर दें। ओके, एग्जांपल 4, इस पे हमने लिया था a इज इक्वल टू 30, लर्निंग रेट 94%, दैट विल कंटिन्यू टिल 4 यूनिट्स। ये कल हमने लिखा था, ये सिर्फ मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ। एंड देन 98% which will continue to further 6 units, और कैलकुलेट हमने करनी थी 12 यूनिट्स की कॉस्ट, यानी लेबर आवर्स फॉर 12 यूनिट्स। अब ये कल भी मैंने एक स्केच बनाया था, दोबारा बना रहा हूँ यहाँ से। ये सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 12 यूनिट्स हैं। इसमें जो पहले 4 यूनिट्स हैं 1 to 4, यहाँ लर्निंग रेट 94% है, और उसके बाद फर्दर 6 यूनिट यानी मीन 10 यूनिट्स जो हैं, ओवरऑल 10, लेकिन ये 6 यूनिट्स, यहाँ लर्निंग रेट 98% था, और उसके बाद नो लर्निंग रेट। तो इसके मैंने 3 स्टेप बताए थे कि पहला स्टेप तो ये आपने करना है कि आपने उसी तरीके से सिंपली 94% पर जाकर कैलकुलेट कर लेना है 4 यूनिट्स की टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट 10 यूनिट का कैलकुलेट करूंगा, उसमें हम प्रीवियसली हमारी एक्सरसाइज ये रही है कि हम पहले 10 यूनिट्स का कैलकुलेट करते थे, यानी x इज इक्वल टू 10 पुट करते थे, एंड देन फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करके जो आंसर निकलता था वो माइनस करते थे, तो ये आ जाता। अब हम नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 10 पुट करूंगा तो और 98% रेट लगाऊंगा, तो 98 यहां से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, इसको सेपरेट रखना है, इस हिस्से को सेपरेट रखना है। अब ये समझिएगा कि यहाँ से ऑनवर्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए ए मुझे दोबारा फाइंड करना पड़ेगा। एक ए वो है जो ओरिजिनली दिया हुआ है स्टार्ट में, एक ए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। इसके लिए ए का मतलब होता है जहां से ये लर्निंग रेट स्टार्ट हो रहा है उसका पहला यूनिट कौन सा है। तो लिहाजा 94% लर्निंग रेट जहां आ रहा है, तो उसके पहले यूनिट पे जो टाइम होगा वो ए होगा। और जब से 98% लर्निंग रेट आ रहा है, तो ऑब्वियसली अब मैं 4th यूनिट पे जो टाइम लगेगा उसको अकाउंट फॉर करूंगा। इसलिए हमने इस कैलकुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो पहले जरा 2 बी निकाल लेते हैं, जिसको B1 B2 कह लें। तो लॉग ऑफ लर्निंग रेट 0.94 डिवाइडेड बाय 0.3010, और ये मैंने कल कैलकुलेट किया था, इसका आंसर था 0.89 माइनस 0.089। उसके बाद B2 log of 0.98 डिवाइडेड बाय 0.3010, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो आंसर आया था -0.029। ये दो आंसर हमने कल कैलकुलेट किए थे, B1 और B2। B1 अप्लाई होगा इस एरिया में और B2 अप्लाई होगा इस एरिया में। तो लिहाजा सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स। अब 4 यूनिट्स का अगर लेबर टाइम मैंने टोटल कैलकुलेट करना है, तो हमारा फार्मूला क्या था, ए है हमारे पास 30 इंटू एक्स में पुट करूंगा 4 और रेज टू पावर -0.089
इसको पुट करने के बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा 4 से, तो ये लेबर टाइम फॉर द फर्स्ट 4 यूनिट्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमने कल कैलकुलेट किया था 106.07। 106.07। अच्छा, अब चूंकि मुझे कैलकुलेट करना है B2, यानी इन नेक्स्ट 6 यूनिट्स के लिए मैं B2 यूज करूंगा, उसका लर्निंग रेट लगेगा। तो इसके लिए मुझे पहले A चाहिए, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कशन की, यानी 4th यूनिट का टाइम। अब यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ूंगा और वर्किंग में आऊंगा। लेबर टाइम 4th यूनिट का निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, जो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 106.07। इसमें से जब मैं 3 यूनिट का लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली 4 यूनिट्स आ जाएगा। लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 3 यूनिट्स। अब 3 यूनिट्स का लेबर टाइम कैसे निकलेगा? 30 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 0.089 इंटू 4, सॉरी इंटू 3, क्योंकि 3 यूनिट्स का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और ये हमने कैलकुलेट किया था कि कितना आया था जी? 81.61। 81.62। अब इसको लेस कर देंगे 24.45। 24.45। ठीक है, यानी ये हमारी अमाउंट कैलकुलेट हुई थी 24.45। यानी ये, इसको मैं लिखूंगा टाइम टू प्रोड्यूस 4th यूनिट। 4th यूनिट। अच्छा, अब इस टाइम के बाद 4th यूनिट के बाद जब मैं 5th यूनिट बनाऊंगा, 6 यूनिट बनाऊंगा, 7 यूनिट बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली अब 98% लर्निंग इफेक्ट आएगा। तो लिहाजा आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। लेबर टाइम टू प्रोड्यूस नेक्स्ट 6 यूनिट्स, यानी 6 यूनिट्स। अब जब 6 यूनिट की कैलकुलेशन करता हूं तो 30 की बजाय अब मैं लूंगा 24.45, क्योंकि ये ए हो जाएगा, और इंटू 6 रेज टू पावर माइनस 0.029 और मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 यूनिट की आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट आ गई। ये कितनी आई? 139.27। ठीक है जी। अब ये 10 यूनिट्स हो गए। अच्छा, अब इसके बाद तो चूंकि लर्निंग रेट खत्म हो गया है, अब मुझे 10th यूनिट पे जो टाइम लग रहा था वो चाहिए, और 10th यूनिट का टाइम जो है वो 98% से था। तो 10th के निकालने के लिए सेम इसी तरह पहले मैं 10 कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं 9 कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। लेबर टाइम टू प्रोड्यूस, अब इसको मैं 9 और 10 नहीं लिखूंगा, बल्कि 6 और 5 लिखूंगा, क्योंकि जो 6 यूनिट है 98% वाला, वो असल में 10th यूनिट है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 6 यूनिट, जो कि 98% वाला है। और ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, ये 6 यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है 139.27। और सेम इसी तरह मैं लेबर टाइम निकालूंगा 5 यूनिट्स का, और 5 यूनिट्स 116.67। जी 116.67 है सर 5th यूनिट का। ओके, ठीक है। 6, 7 इसको लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22.6। 2.6। ठीक है, अब ये 22.6 का मतलब है कि अब जितने मर्जी मैं यूनिट बनाऊं इसके बाद मेरा टाइम फिक्स हो जाएगा, पर यूनिट जो टाइम है वो 22.6 रहेगा। अब मैं लिखता हूं लेबर टाइम टू प्रोड्यूस फर्दर 2 यूनिट्स। तो इसको मैं कैलकुलेट सिंपली करूंगा, यहाँ कोई लर्निंग इफेक्ट नहीं लगाना। 2 इंटू 22.60 45. यस, इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए थे करने के लिए जी? सर 34, 35, 36 और 38। 34, 35, 36, 38। ओके, जी 34 में कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स ने? सर वही और लिमिटेड वाला, इसमें सर ये ऐड करेंगे कौन सी कॉस्ट है? मैं यहाँ पर आपको जी कैलकुलेट कर देता हूँ जो चीजें कैलकुलेट होने वाली है। और लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल, द कंपनी बाइज टायर्स फ्रॉम द लोकल वेंडर
फॉलोइंग डाटा रिलेट टू पेयर ऑफ टायर्स, ऊपर देखिएगा पेयर ऑफ टायर्स, ठीक है, पेयर ऑफ टायर एक हमारा यूनिट है, हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ओएल्स रिकॉर्ड, कॉस्ट है 1000, स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। देखिए जब ये लिखा हुआ है ना वर्ड एवरेज इन्वेंट्री, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है, तभी तो आपने उसको बेस किया। बेस का मतलब होता है जो एवरेज इन्वेंट्री पर बेस कर रही है, तो ये पर यूनिट है, ये आप बिल्कुल लोगे CH में। इंश्योरेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ये इंश्योरेंस कॉस्ट भी आपकी वेरिएबल नेचर की है, आप इसको भी लोगे CH में। ये दो कॉस्ट आ गई 80 और 60। स्टोर कीपर कॉस्ट सैलरी इंक्लूडेड इन अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, ये नहीं लेंगे आप क्योंकि ये अब्सॉर्ब्ड है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब स्टॉक आप डिलीवर करते हो उस टाइम जो आपको पे करनी पड़ रही है कॉस्ट, ये भी आप नहीं लोगे, ये फिक्स नेचर की है। द सर कॉस्ट ये ऑफ तो लिखा हुआ है कि ये लेंगे, पेज नंबर 18 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मैं अब क्वालिटी आपको बता कंट्रोल देता पे। हूँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, और वो उसका भी मैं बता देता हूँ कि वो वाली है जो परचेज से रिलेट करती है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ फाइनल क्वालिटी चेक है, फाइनल क्वालिटी चेक हम वो लेते हैं जो हम डिलीवर कर रहे हैं, ये परचेज से रिलेट करती है, सॉरी सेल से रिलेट करती है, इसलिए नहीं आएगी। जो वहां क्वालिटी चेक है ये वो वाली कॉस्ट है जो कि आप जब परचेज करते हो उस वक्त जो चेक करते हैं, ये वो वाली कॉस्ट बिल्कुल ऐड होगी, लेकिन वो CO में ऐड होगी, ठीक है। ये वाली कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसको आप नहीं लेंगे। और दूसरा नेक्स्ट एक चीज और भी याद रखिएगा, जो कोई भी बुक में जैसे भी जो भी चीज कहीं पे भी आप पढ़ें तो उसका एक लॉजिक माइंड में रखिएगा, किसी और क्वेश्चन के अंदर अगर वो फिक्स नेचर की होगी तो आप नहीं लोगे। हमेशा एक असूल याद रखना है कि सिर्फ फार्मूले में पुट करने के लिए सिर्फ वो कॉस्ट लोगे जो वेरिएबल नेचर की है, फिक्स नेचर की कभी भी नहीं लोगे। अब इसे आगे देखें, ये पॉइंट में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ परचेज कॉस्ट एंड अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ऑफ ₹100 पर पेयर। ये जो ऊपर कॉस्ट दी हुई है 1000 की, उसमें वो ये कह रहा है कि इसके अंदर परचेज कॉस्ट भी शामिल है और अब्सॉर्ब्ड कॉस्ट भी शामिल है 100। तो अगर मैं उसमें से अब्सॉर्ब लेस कर दूं तो बाकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी 900। एनुअल डिमांड फॉर द टायर इज 200, ये गिवन है क्वेश्चन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 8000, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 3000, ये आपकी दोनों ऑर्डर से रिलेट करेंगी। OL's rate of return on investment in inventory is 15%, ये 15% आपने लाजमन लेना है होल्डिंग कॉस्ट का, और ये 15% आएगा 900 का। 900 कैसे बनेगा, क्योंकि परचेज कॉस्ट मेरी 1000 नहीं है, इसमें 100 एब्सॉर्ब कॉस्ट शामिल की है उसने, पहले ये 100 लेस करें, 900 आ गया, और 900 का 15% जो है वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी। और 3 होल्डिंग कॉस्ट हो चुकी हैं। रिसेंटली द वेंडर हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 3%, आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिस्काउंट वाला है, ठीक है। तो इसमें अब मैं ब्रीफली बता दूं तो CO के अंदर दो कॉस्ट आएंगी 8000 प्लस 3000, CH के अंदर 3 कॉस्ट आएंगी 80 प्लस 60 और प्लस 15% ऑफ 900। और डी गिवन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंट का मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। 35 क्वेश्चन नंबर 35, ये भी दिया था ना मैंने। यस सर। जी, इसका मसला कोई मसला नहीं है, आगे चलो, इसमें तो आना चाहिए। नहीं है सर। अच्छा, ये वैसे फाइनेंशियल से फाइनेंशियल का भी क्वेश्चन है, फाइनेंशियल में भी है। उसके बाद नेक्स्ट 36, इसमें कोई इशू? सर इसमें डिमांड बता दें कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड। अच्छा, इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, जरा देखते हैं, पहले क्वेश्चन जरा थोड़ा सा रीड कर ले। रेप्लिका लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, the product requires a specialized component P which RL procures from a supplier using economic order quantity, यानी इस वक्त हम economic order quantity से ही स्टॉक मंगवा रहे हैं। Following information is available from all RL's records, इसमें परचेज प्राइस दी हुई है 150 पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है 50 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 10% ऑफ परचेज प्राइस जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी 15 रुपीज, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम 3000, नॉर्मल लीड टाइम 12, सेफ्टी स्टॉक नील है,
assuming 300 working days, calculate the economic order quantity and reorder level of component P. देखिए पहली चीज तो ये है कि मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, फार्मूले के मुताबिक मुझे डी चाहिए। मुझे यहाँ फार्मूला नहीं लगाना, ये रिवर्स वर्किंग है। यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, आप देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस वन, टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। मैंने आपको समझाया था कि जहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वहां पर एनुअल इन्वेंट्री को, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर उसने दोनों का टोटल 3000 दिया हुआ है तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि इसमें 1500 कॉस्ट ऑर्डरिंग की है और 1500 कॉस्ट होल्डिंग की है। तो मैं इस वैल्यू को यूज कर रहा हूं, ये मैं इसी स्लाइड पे आ रहा हूं। ये मैं शेयर करता हूं आपसे जी। तो अब यहाँ देखिएगा हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के मुताबिक। जो क्वेश्चन हमने देखा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है परचेज प्राइस जो कि है ₹150। उसके बाद हमारे पास है CO, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये गिवन है, और ये गिवन है ₹50। और CH जो है वो 10% ऑफ परचेज प्राइस है जो कि 15 बनेगा। ये 10% ऑफ 150 मैंने कैलकुलेट किया। और उसके अलावा हमें एक हिंट और दिया हुआ है, एनुअल CO एंड CH प्लस CH इज इक्वल टू 3000। सो एज पर EOQ, एनुअल CO and annual CH must be equal। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई सी एक ले लेता हूं, जैसे एनुअल CH लिया मैंने। एनुअल CH जो है वो मेरी 1500 हो जाएगी। अब एनुअल CH कैसे निकलता है, Q बाय 2 इंटू CH इज इक्वल टू, मैं 1500 कर दूंगा, ये Q इसी तरह रहेगा, Q बाय 2, ये मैंने फाइंड करना है। CH मेरा 15 है, इज इक्वल टू 1500। अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिएगा, 15 वहां जाकर डिवाइड हुआ, ये 100 हो गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी कैलकुलेट हो गई 200। ये पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि उसने कहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो। इसको हम कहते हैं रिवर्स वर्किंग। यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना, डी कैलकुलेट उस तरह करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन डी डेफिनेटली कैलकुलेट होगा फॉर सम अदर कैलकुलेशन, क्योंकि इसी रिक्वायरमेंट में दूसरी चीज उसने पूछी है, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल के लिए मुझे एवरेज यूजेज चाहिए इनटू एवरेज लीड टाइम, और लीड टाइम तो क्वेश्चन के अंदर उसने दे दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12 लीड टाइम है, और अब एवरेज यूजेज निकालनी है। एवरेज यूजेज निकालने के लिए भी उसने एक हिंट दिया है कि पूरे साल में 300 वर्किंग डेज हैं। इसका मतलब अगर मैं डी ओवर यानी डी डिवाइडेड बाय 300 कर दूं तो ये मेरे पास एवरेज यूजेज आ जाएगी। अब मुझे डी कैलकुलेट करना है। अब डी किस तरह कैलकुलेट होगा, मैं यहां पे ले आता हूं, इसी स्लाइड पे हम खत्म करेंगे इसको। मैं EOQ का फॉर्मूला लिखता हूं, Q इज इक्वल टू 200। ये हमने आंसर निकाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। अब मैं इसका फॉर्मूला यूज करूं तो 2COD ओवर CH इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 200 का 40,000 आ जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 इंटू CO हमारे पास है 50 इंटू डी मैंने फाइंड करना है ओवर CH 15 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, अब ये 100 हो गया, ये 15 है, 40,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 100 पे डिवाइड कर दें तो डी कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 6,000 ये हमारी ये डी आ गई। ठीक है, जब डी कैलकुलेट हो गया तो 6,000 डिवाइडेड बाय 300
which is equal to 20 units. अब ये एवरेज यूजेज आ गई तो 20 into 12 which is equal to 240. दिस इज द रीऑर्डर लेवल. ये इसकी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी. और दूसरी रिक्वायरमेंट तो डिस्काउंट मॉडल है, वो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है. ठीक है जी, समझ आ गई ये क्वेश्चन. नेक्स्ट आइएगा. गुड. उसके बाद मैंने दिया था 38. अभी 37 को अभी मैंने आपसे डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 38. जी सर हो गया. हो गया. सर ओके क्वेश्चन नंबर 38 जी जी पूछे. सर क्वेश्चन नंबर 38 में एनुअल सीईओ और एनुअल सीएच. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल कट रही है. सर ये 38 में एनुअल सीईओ और सीएच फाइंड करते हैं. नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है. मुझे सिर्फ इतनी समझ आई है कि 38 में सी और सी एच, इससे अलावा मुझे कोई समझ नहीं आया आपने क्या कहा. सीईओ और सीएच में डिफरेंट आ रहा है इनकी दोनों वैल्यूज में. सी और सी एच डिफरेंट आ रहा है. कैसे डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट कैसे आ रहा है? तो अगर दिया हुआ है टोटल 3000 तो हम तो उसी को लेके सॉल्व करेंगे ना. हमने खुद तो कैलकुलेट नहीं करना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो तो कैलकुलेट हो गया. हमने रिवर्स फॉर्म में कैलकुलेट किया. अगर आप ये देखते हो ना, मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ जो मुझे समझ आ रही है आपका क्वेश्चन. जी देखिएगा. अगर मैं अब चूंकि मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है ना, अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एनुअल सीओ, तो कैसे निकलेगा एनुअल सीओ? डिमांड है मेरे पास डी 6000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 और सीओ है 50. तो कैलकुलेट करो ये कितना आता है, 1500. और अगर एनुअल सीएच कैलकुलेट करूं तो तब भी वही आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1500. तो कैसे आप कह रहे हो कि डिफरेंट आएगा? बिल्कुल सेम आएगा. और ये जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे कैलकुलेट किया, इसकी जरूरत नहीं है जो हिस्सा मैंने सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 38 देखेगा. इसके अंदर तो सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ, तो डिफरेंट तो आ नहीं जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 इसको मैं शेयर कर रहा हूं जी. A company annually produces 600 units of a product. Each unit requires 6 kg of material Y. The cost related to material Y are as follows. अब देखें एनुअल डिमांड यहीं से निकलेगी. 600 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करने हैं और एक यूनिट पे 6 kg मुझे मटेरियल रिक्वायर है. ठीक है जी. इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 ये डी आ गया. तो कॉस्ट पर केजी 16000 है, ये परचेज कॉस्ट है. इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर जो है वो 20000 है. ये हमारा जो आ रहा है ये इंस्पेक्शन है. इंस्पेक्शन कॉस्ट यानी सीओ में आएगी. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप अप टू 400 यूनिट्स पर ट्रिप इज ₹25,000. 400 ट्रिप्स तक जो है वो मेरी कॉस्ट जो है वो 2500 है पर ट्रिप. ठीक है. इसको आप कैलकुलेट करते हैं. चले इसके आगे चले. एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹100. ये एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट है, यानी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट हमें गिवन है. फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो 15% है और ये 15% ऑफ परचेज कॉस्ट भी आपका सीएच में ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे? सब कुछ गिवन है.
डी भी गिवन है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया। सीओ जो है, अब सीओ में सिर्फ इश्यू आपको ये आ रहा है कि अप टू 400 यूनिट्स जो है वो पर ट्रिप कॉस्ट है। तो अभी हम सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक ट्रिप लेंगे और उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। 400 यूनिट्स का एक ट्रिप होगा, आप इसी कॉस्ट को पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे लिखता है टोटल ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट इफ ऑर्डर इज बेस्ड ऑन ईओक्यू एंड कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 30 यूनिट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे जो पिछला क्वेश्चन है वो मुझे करना पड़ेगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ABC, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ABC? सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? जी पूछें। सर कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन वो जो मैं पूछना चाह रहा था वो बात फिर वहीं रह गई। सर एक ठीक है। क्वेश्चन पीछे, क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ रहे हैं 8000, एवरेज लीड टाइम है हमारे पास 6 डेज। इसका मतलब ये है कि 6 दिनों के अंदर हमारी जो एवरेज यूजेज है वो 8000 यूनिट्स है, ठीक है। ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा आ रहा है 4500 यूनिट्स। सर ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर एवरेज जो है उससे रीऑर्डर लेवल से 1 यूनिट भी नीचे होगा, इसका मतलब कि अगला स्टॉक रिसीव होने से पहले पहले हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। और ये तो सर 4500 8000 तकरीबन 50% उससे कम है, यानी 4500 का हमारे पास स्टॉक आएगा, जबकि हमारी यूजेज है 8000 6 डेज की, तो वो तो हम हाफ ठीक ऑफ द टाइम तो स्टॉक आउट रहेंगे। जी जी ठीक है। देखिए पहली बात तो यह है कि ये वी आर इम्प्लीमेंटिंग द ईओक्यू वेरी फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन के मुताबिक। जब हम फर्स्ट टाइम मेंटेन कर रहे होते हैं तो जब तक कि आप एक मर्तबा मैक्सिमम लेवल तक नहीं स्टॉक को खरीदेंगे, आप उस वक्त तक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये कितना स्टॉक है या कितना नहीं है? उसने जो क्वेश्चन किया उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दे दिया था। अब इसे अगली बातें जो है ना, ये ऊपर लेवल की हैं, ये BFT लेवल की हैं जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या जवाब दूं? देखें, जिस वक्त आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करते हैं, उसके साथ एक आप प्लान रखते हैं, उसको कहते हैं डिजास्टर प्लान, कि इस सिचुएशन में हमने इसको कैसे हैंडल करना है, और देन फिर आप उस मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए उस चीज को अभी छोड़ दें आप, वो कहीं पे यूज नहीं होगी आपकी इस लेवल पे डिजास्टर प्लान जो है। सर लेकिन लेकिन देखें बेसिकली चीज तो गलत है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हाफ कम, सिर्फ ये बता दें कि रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल से या इक्वल होनी चाहिए या उससे ज्यादा। ठीक है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें। आप अपनी प्लानिंग करते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब आपने प्लान बनाया 3 महीने के बाद कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा। अब उसके अंदर आपने कहा जी मैं यहाँ से शुरू करूंगा, लेकिन जो पिछला रह गया उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई प्लान नहीं बनाया सपोज, तो उसको क्या करेंगे? उसको डिजास्टर प्लान से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज उसमें फिर यही कहूंगा कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल इतना सा था कि अगर मेरे पास 4000 क्वांटिटी इस वक्त सर वो रह जो गई क्वेश्चन है पूछ तो रहे हैं मुझे वो उस समझ वक्त आ क्या गई करना चाहिए? है सर। ठीक वो है जो ना, बस पूछना 2 चाह रहे हैं क्वेश्चन वो तो तो आप मुझे सिंपल है, वो जवाब दे समझ आ दीजिए। गया। हाँ ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ठीक जो है। चीज पूछना चाह रहे हैं वो समझ आ गई। लेकिन सर देखने में तो नजर आ रहा है कि ये चीज गलत है। सिर्फ मेरे जहन में ये बात आ रही है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, चलें अब उस केस को छोड़ देते हैं। वैसे नॉर्मल ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स में रीऑर्डर लेवल्स, हाँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ईओक्यू रीऑर्डर लेवल की, या इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये बात ठीक है, ये गलत है? देखिए ये ना ज्यादा हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। आपको रीऑर्डर लेवल जो है ना, वहां से जो आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है वो सिर्फ लीड टाइम पर बेस कर रहा होता है। अगर आपको सिर्फ एक दिन के अंदर स्टॉक मिल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ आप एक दिन का स्टॉक अपने पास रखेंगे और ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। तो वहां ईओक्यू आपका रीऑर्डर लेवल से एक्सीड कर जाएगा। और अगर आपका रीऑर्डर लेवल बेस कर रहा है लीड टाइम पे और लीड टाइम बहुत हाई है, तो फिर आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शायद कम हो और रीऑर्डर लेवल ज्यादा हो जाए। तो इसलिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज रहेगी जो आपके माइंड में चल रही है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है सर, वो जो आपने पहली पॉसिबिलिटी बताई है कि वो उससे ज्यादा होगा तब तो स्टॉक आउट हम नहीं होंगे। लेकिन नहीं अगर होंगे। से 5000 का हमारे पास री ऑर्डर लेवल है और हमने ठीक जो है। स्टॉक बुक किया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे वो 3000 आ रहा है, इसका ठीक है। मतलब ये है कि नेक्स्ट 5 डेज के अंदर हमारा 5000 का स्टॉक कंज्यूम हो जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो 3000 का होगा। तो अब 3000 का आएगा। उसी वक्त हमें अगला ऑर्डर बुक करना पड़ जाएगा, और अगला ऑर्डर जब तक रिसीव होगा वो 3000 तो स्टॉक आउट हो जाएगा। तो इसका क्या नहीं सोल्यूशन निकालते हैं? नहीं, देखिए जिस वक्त आपके पास 5000 का स्टॉक है
और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया 3000 का, ठीक है, जब आपका स्टॉक 2000 पे पहुंचेगा तो आपके पास नया स्टॉक आ जाएगा, दोबारा 5000 हो जाएगा। नहीं सर, 5000 का जो है ना वो रीऑर्डर लेवल है ना, यानी एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, यानी अगर नेक्स्ट 6 डेज के अंदर इतनी एवरेज यूजेज है हमारी, 6 दिन की यूजेज है ना रीऑर्डर लेवल। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। चलें सर, इसको बाद मुझे में आपका डिस्कस क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ बाद में आ रहा है। जी ठीक है, बाद में डिस्कस कर रहे हैं। बाद में डिस्कस करेंगे, शुक्रिया। सो ओके फाइन। अब हम लेंगे जी ABC, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, कॉस्टिंग के अंदर ABC 2 होते हैं, एक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी किसी कहीं आपको नजर से गुजर जाए तो वो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग रहेगा आपकी, ठीक है। लेकिन ये अभी ABC इज नॉट अ कॉस्टिंग, ये ABC स्टैंड्स फॉर ABC, यानी इट मींस ये कैटेगरीज हैं A, B और C। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, देखिए मैं अब जो इस वक्त आपको समझा रहा हूँ वो इसकी एप्लीकेशन समझाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है और क्यों इसको हम अप्लाई करते हैं और इससे क्या आउटकम्स निकल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका ABC जो बेसिक डेवलप किया गया था वो एक अकाउंटिंग, एक इकोनॉमिस्ट था, उसका एक कॉन्सेप्ट था। ये दो कॉन्सेप्ट आए थे, तो ये एक तो खैर सबसे पहले जो बड़ा फेमस है प्रीटो एनालिसिस, और सेकंड 80-20 एनालिसिस, सॉरी 70-30 एनालिसिस, 80-30 तो वो 20 वो प्रीटो एनालिसिस। प्रीटो ये कहता था कि जी कि दुनिया के जो 80% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 20% वेल्थ है, और जो बाकी रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन है वो दुनिया की 80% वेल्थ उनके पास है। और ये इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी हद तक ट्रू भी है। और 70-30 एनालिसिस में हम इसको रिवर्स कर देते हैं कि 70% पॉपुलेशन के पास 30% वेल्थ है और 30% पॉपुलेशन के पास 70% वेल्थ है। इस कॉन्सेप्ट पर ये मॉडल डेवलप किया गया था। इसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं, इसमें कोई खास परसेंटेज इस तरह नहीं है जो लिखी हुई है। इन्वेंट्री आइटम्स जो है, इनमें से जो आपकी हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं वो आपकी नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से तो लो होती हैं, लेकिन इसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई होती है, यानी एक्सट्रीमली हाई, यानी मेजर पोर्शन ऑफ योर इन्वेंट्री माइट बी मोर देन 40%, मोर देन 50%, मोर देन 60%, ठीक है। तो अब बेसिकली ये अप्लाई हुआ था आपका रिटेल इंडस्ट्री में, ठीक है। ज्यादा ये यूज होता है, आपका ये मॉडल आया था रिटेल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिटेल में आप लोग देखते हैं आजकल हमारा बेसिकली क्या होता है कि सेल्फ सर्विस होता है। हम जाते हैं, गुड्स बाय करते हैं, बाय करने के बाद बिल बनवाते हैं और पेमेंट करते हैं। इसमें अब स्पॉइलेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए उसने ये कहा कि आप अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। कैटेगरी ए जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है इन्वेंट्री में, कैटेगरी बी उससे कम, और कैटेगरी सी लास्ट में आएगा, ठीक है। वो ये कहते हैं जी कि आपकी जो नॉर्मल 50%, ये कोई नॉर्म, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ नॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो चेंज करता है तो मैं उसके मुताबिक लूंगा कि जो 50% से 60% इन्वेंट्री के दरमियान आइटम आ रही है वो सब कैटेगरी ए में आनी चाहिए। जो फर्दर 20 से 25% आ रही हैं आइटम्स वो कैटेगरी बी में फॉल करेंगी, और रिमेनिंग जो बचेंगी वो सारी कैटेगरी सी में होंगी। रिमेनिंग आइटम जितने भी हैं वो कैटेगरी सी में आएंगे, ठीक है। अब इसमें फर्दर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कैटेगरी ए शुड बी चेक्ड ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस, यानी इस पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आप या डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करें या वीकली बेसिस पे मॉनिटर करें। और जो कैटेगरी बी है
इसको वंस इन अ मंथ और वंस इन अ क्वार्टर, ये अब मैं जो दो लिख रहा हूं ये कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो रिमेनिंग है उसके मतलब सिंपल एक बार लिखता है वंस इन अ ईयर, इसको साल में एक मर्तबा जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है अगर एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट आपका यहां से आपका यानी थेफ्ट होती है सिर्फ एक यूनिट की, तो वो आपकी इन्वेंट्री को ज्यादा इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द वन यूनिट जो लॉस्ट हुआ है मेरा कैटेगरी सी में। ठीक है, हो सर ये सकता है 50 to कैटेगरी 60% उसकी फाइनेंशियल वैल्यू की बात हो रही है? जी फाइनेंशियल वैल्यू यानी जो कैटेगरी सी का एक यूनिट है हो सकता है वो 0.001% इन्वेंट्री पे, ये मैं वैसे फिक्टिशियस फिगर लिख रहा हूँ, 0.001% कर रहा हूँ, और हो सकता है जो कैटेगरी ए की आइटम है वो आपकी 0.5% इफेक्ट डाल रही हो। ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट है इन परसेंटेज एज कंपेयर टू दिस अमाउंट। तो लिहाजा हम कोशिश ये करते हैं कि कैटेगरी ए में और ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखें, और उसके बाद कैटेगरी बी में जाए, उसमें थोड़ा सा उसे कम कर दें कंट्रोल, और कैटेगरी सी में बहुत ज्यादा कंट्रोल पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल पुट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, बेनिफिट उतना नहीं है। ठीक है, और अगर कोई इसमें लॉस्ट होता भी है तो वो आपको ओवरऑल प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। और फिर एक ही बात है कि जो भी चोरी के घर से आया है वो उसी प्रोडक्ट को उठाएगा जो कॉस्टली है, वो क्यों एक ऐसी आइटम को लेगा जिसका कोई फायदा ही नहीं है उसको, जो जिसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है। तो लिहाजा अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन की नेचर पे जाके हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म वही होता है। यानी पहला स्टेप तो ये होता है कि हम कैलकुलेट कर देते हैं वैल्यू ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम। हर इन्वेंट्री आइटम की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उसकी मौजूद है इनटू उसका रेट, इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी हर आइटम की। अगर आपके पास 500 आइटम्स हैं तो 500 आइटम्स की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा स्टेप नंबर 2, जब आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद फिर आप इसको लिखेंगे राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी मीन जो आपकी इन्वेंट्री की सबसे ज्यादा अमाउंट है उसको सबसे पहले ले आएंगे, और जिसकी टोटल अमाउंट जो है इन्वेंट्री की वो लोएस्ट है उसको सबसे कम ले आएंगे, सबसे नीचे ले आएंगे। जी सर इसका मतलब ये कि जो सबसे एक्सपेंसिव वैल्यू होगी सबसे पहले वो लिखेंगे। देखिए एक्सपेंसिव अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने वैल्यू का वर्ड यूज किया है। हो सकता है एक आइटम बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन सिर्फ एक यूनिट रखा हुआ है आपने, लेकिन एक आइटम उससे कम प्राइस है लेकिन 8 से 10 या 15 यूनिट आपने रखे हुए हैं। तो यकीनी बात है मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल आइटम की इस वक्त बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका एनालिसिस सिंगल यूनिट पे वो क्वेश्चन में कहता है तो बिल्कुल आपकी बात को एग्री करूंगा, फिर आप उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो नंबर 3, अब थर्ड स्टेप पे कैलकुलेट कर लूंगा परसेंटेज ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम, वैल्यू टू टोटल इन्वेंट्री। यानी जो टोटल इन्वेंट्री है उसमें हर आइटम का कितने परसेंट शेयर है, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे अब फोर्थ स्टेप पे आप कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ए है और कौन सी बी है और कौन सी सी है। कैटेगरी आप एलोकेट कर देंगे ए बी और सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन